इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में उसकी सीरीज़ है, उससे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। इसमें हमने प्रश्नों का क्रम और संख्या नहीं लिया है। उसकी वजह यह है कि आपको संख्या से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए और साथ साथ में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको याद कीजिए। फैक्ट एज ए होल आता है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो और इसके डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम डाल देंगे। सारे क्वेश्चंस डिफरेंट फील्ड के आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे रूरल सोशियोलॉजी, जैसे सोशल थॉट, सोशल रिसर्च और मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरीज़, अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको ये जो प्रीवियस सीरीज़ है क्वेश्चंस की, जो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, तो उसके बाद आप इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो पीछे यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? इसमें इसके उत्तर में हम लोगों ने टिक मारा है और टिक से आप इसके उत्तर को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका मकसद ये है, टिक के बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जननी सुरक्षा योजना की जहाँ तक बात है, जितनी भी महिला से संबंधित योजनाएं हैं भारत सरकार की, उस पे आपको बाल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको जानना पड़ेगा कि एटलीस्ट उस योजना का क्या लक्ष्य है। तो जननी सुरक्षा योजना डायरेक्ट आंसर पे आइए, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना इसका मकसद है। और ऑप्शन देखिए, लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना, उनकी विरत दरों में कमी लाना, ड्रॉप आउट में लड़कियों को खेल एवं बाहरा कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों के पोषणप्रद अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो इसका सही उत्तर होगा मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, जननी सुरक्षा योजना। तो इस तरह के जो सवाल है उसमें डायरेक्ट उत्तर को आप देखिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आप सारे प्रश्न ऑप्शन को देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट उत्तर पे पहुंचेंगे अगर आपको ध्यान होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास के द्वारा अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सर्वदेशिक कारण है? यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी को सबसे बड़ा कारण मानते हैं महिलाओं के शोषण के लिए। तो ये है क्रांतिकारी नारीवाद। क्या है? रिवोल्यूशनरी नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद है। तो ये सिद्धांत मानता है कि भारत में या जहाँ जहाँ दुनिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, पितृसत्तात्मक और पितृतंत्र, उसके कारण ही समाज में जो है ना महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, ये है। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, रिवोल्यूशनरी है ये थॉट। भाषाई विविधता का क्या अर्थ है? अधिक लोगों का एक भाषा में बोलना, अधिक लोगों का दो भाषाओं में बोलना, लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाएं, विभिन्न देशों की भाषाएं। सही उत्तर इसका होगा लोगों द्वारा बोली जाने वाली अनेक भाषाएं। चलिए नेक्स्ट। किसने सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी है? सामाजिक उत्थान के लिए जनन क्षमता, फर्टिलिटी को के अध्ययन पर व्याख्या दी है। तो सही उत्तर है ऑर्सेन ड्यूमो। तो इसको ये याद करने की चीज़ है, फैक्ट पे आधारित है। इस तरह के प्रश्नों को आपको याद करना ही पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्सेन ड्यूमो, ठीक है, जिसने फर्टिलिटी क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्या दी है। नेक्स्ट। महिलाएं उन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत की जाती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? जन्म क्रम, जनन क्षमता, परिवार का आकार, समता। महिलाएं उन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार
वर्गीकृत की जाती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा समता। एक्चुअली फैकेंडिटी है, लेकिन चूंकि हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको ध्यान में रखना है, टर्मिनोलॉजी में कई बार दिक्कत आती है, तो इसका उत्तर है समता। और तो आपको अच्छे से समझने के लिए डेमोग्राफी जो है चैप्टर, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। डेमोग्राफी जब आप पढ़ लेंगे तो आपको फर्टिलिटी क्या है, फेकेंडिटी क्या है, बर्थ रेट क्या है, कैसे कौन सी चीज़ किससे प्रभावित होती है, क्या कारक है, इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो 2011 का यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? अब देखिए 2011 है, अब आने वाले वक्त में 2021 के आंकड़े से आएगा, तो आप 2021 के आंकड़े से आप देखेंगे यूएनडीपी में भारत का स्थान क्या है। 2011 के अनुसार 132वां स्थान है। यूएनडीपी में क्या क्या रखा जाता है ये भी आता है क्वेश्चन। यूएनडीपी में मानव विकास सूचकांक में जो है क्या कहते हैं, जीवन शैली भी आता है, इनकम भी आता है, फिर एजुकेशन भी आता है, 3-4 पॉइंट हैं, उस पर भी वो भी सवाल मिल जाएंगे। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है? देखिए अब ये थोड़ा क्वेश्चन जीके टाइप से भी आ जा रहा है भारतीय संविधान से, तो इसलिए आप देखिएगा आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें थोड़ा आपको जीके भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिक लेवल पे, जिसकी वीडियो अवेलेबल है। सभी के लिए धर्म के व्यक्ति का सामूहिक स्वतंत्रता की गारंटी, सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के धर्म के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। राज्य को धार्मिक लक्ष्यों के प्रति आवश्यक रूप से तटस्थ होना चाहिए, ये सही है। व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसका आंसर कर देगा। तो चूँकि सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट का मतलब सभी धर्म बराबर हैं, राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं, तो ये क्वेश्चन आया है संविधान से। और चूँकि सेकुलरिज्म ये सब सोसाइटी से भी रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखिए, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रण, मतलब सामाजिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा विलोमतः भी निर्धारित होती है। किस अवधारणा से संबंधित है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पाश्चात्यकरण। देखिए ये स्पेस को ले रहा है, स्पेस, तो वैश्वीकरण स्पेस से रिलेटेड है, स्थानीय घटनाएं मीलों दूर चली जाती है। देखिए अब इस तरह के प्रश्न सॉल्व कैसे होंगे? जब आप इसको प्रैक्टिस बार बार करेंगे, और मिनिमम हम प्रैक्टिस का जो एक लेवल बनाते हैं वो कम से कम हमारे अनुसार अगर आप 100 बार प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और 100 बार आपको करना चाहिए। तो वैश्वीकरण है ये सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संगठन नहीं था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये तो था। शिक्षा के पाश्चात्य रूप का विस्तार, वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा था एजुकेशन का, इंग्लिश में। शहरीकरण, औद्योगिकरण हो रहा था। ग्रामीण समुदाय का समेकन। तो कुछ उत्तर आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे, तो ये है इसका सही उत्तर डी। नीचे दिए गए दो दिए गए कथन, एक को अभिव्यक्ति और दूसरे को कारण के रूप में निरूपित किया गया है। अभिकथन ए, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और कारण, उपर्युक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। तो ए और आर दोनों हाँ, तो ए और आर दोनों सही है, क्योंकि दोनों
को अगर आप गौर से देखिएगा तो वैश्वीकरण ने ही बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है और सहयोग भी लाया है। बिल्कुल सही है। अब देखिए मिलाने वाला क्वेश्चन बहुत आया है, ये सब आंदोलन से संबंधित है, विद्रोह से संबंधित है, क्योंकि सोशल मूवमेंट भी एक क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कब हुआ था? 1917 में। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो कौन सा मिल रहा है? ए का 3 मिल रहा है। अब बी और डी में से सिलेक्ट करना था आपको। उसके बाद आप देखिएगा बारदौली सत्याग्रह, जो करीब करीब 1928 और 29 में होता है। तो देखिए 28 में शुरू होता है और 29 तक होता है बारदौली सत्याग्रह, ठीक है। तो बी का 4 हो गया। कैरा सत्याग्रह, तो कैरा सत्याग्रह, तो इस 2 ऑप्शन से आपका आंसर मिल जाता है। कैरा सत्याग्रह 1918 में और संथाल 1855, संथाल 55। अब इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ये प्रैक्टिस करना होगा और फैक्ट को रटना होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, संथाल विद्रोह किस सन में हुआ? अब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे 1929, 1917, 1818, 1855। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पे आप फोकस करें, खूब अच्छे से इसको याद कीजिए। इसको सिर्फ ऐसे एक बार देखने से नहीं होगा, रटना भी पड़ेगा। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? अधिशेष मूल्य का मतलब सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स सही उत्तर है। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए कार्ल मार्क्स आप पढ़िए, थॉट पर आप फोकस कीजिए। जितने भी थॉट हैं सारे सब पे क्वेश्चन अलग से है, पहले उसको भी प्रैक्टिस कीजिए और इसको भी साथ लेकर के चलिए। थॉट की जो मेन सीरीज़ है, कार्ल मार्क्स के थॉट है, इस हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दरखाइम, उस सबको अलग अलग पढ़िए। खाली प्रैक्टिस से भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह फसल में जोतदार के अधिकारों को आधे से कम करके 1/3 करने और गरीब बटाईदार किसानों के अधिकारों में संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ शुरू हुआ? देखिए 1/3, तो 1/3 जो है ना तेभागा आंदोलन में हुआ। 1/3 करने की मांग हुई थी। तो ये तेभागा मतलब 1/3, तीसरा भाग। तेभागा का मतलब 1/3, तीसरा भाग। अब ये भी आपको जानना चाहिए तेभागा हुआ कहाँ? बंगाल में। नक्सलवाड़ी कहाँ हुआ? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे आइए। विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप का किससे सरोकार नहीं है? विकास से आर्थिक वृद्धि प्रारूप का सरोकार देखिए जीएनपी से है। देखिए जीडीपी होता है और जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, जो ओरिजिनल आय होती है किसी भी सरकार की, राज्य की। प्रति व्यक्ति आय, पूंजी संचय, लेकिन संधारणीयता यही बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका सही उत्तर ये होगा जो इससे संबंधित नहीं है कोई। स्वतंत्र भारत में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, बाजार। ये बिल्कुल सही उत्तर है मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, क्योंकि जिसमें निजी भी होगा और सरकारी भी होगा। किसने वाक्यांश अल्प विकसित का विकास गढ़ा? अल्प विकसित का विकास टर्म दिया एजी फ्रैंक ने दिया, अल्प विकसित का विकास। अब इसको आपको अच्छे से याद करना है, ये टर्मिनोलॉजी है। अल्प विकसित का विकास एजी फ्रैंक ने। देखिए एक बात तो मैं अच्छी तरह से बता दूं आपको कि प्रैक्टिस सेट से आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट से अगर प्रैक्टिस सेट 100 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे 150 क्वेश्चन आपका 45 क्वेश्चन आप हल होगा। 5 क्वेश्चन ही आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अलग अलग से प्रैक्टिस करें, खूब सारे सेट को प्रैक्टिस करें। रूरल अर्बन, रूरल सोशलॉजी, रिसर्च, सोशल थॉट, बेसिक सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोशलॉजिकल थ्योरीज और अलग अलग टॉपिक भी साथ साथ पढ़ते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें।
निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्या क्या था? आयु संभाविता, मतलब एवरेज आयु जो होता है किसी भी राष्ट्र में, ये सही है। शिक्षा भी होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए। तो क्या है? शहरीकरण का स्तर का कोई रोल नहीं है मानव विकास सूचकांक में। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे याद करेंगे? लिखना भी चाहिए आपको। इसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि शिक्षा चाहिए, आयु संभाविता चाहिए, प्रति व्यक्ति आय चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है कृष्णन समिति। सही उत्तर है कृष्णन समिति। चलिए आगे बढ़िए। पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? नगद अर्थव्यवस्था? बिल्कुल नहीं थी। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पे थी? बिल्कुल सही है। उपहार विनिमय बाजार प्रणाली? नहीं। तो बिल्कुल ये एक प्रकार का वस्तु विनिमय था, एक्सचेंज था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स दोनों आप कह सकते हैं। आप भाई मेरा बाल काट दीजिए और हम आपको कुछ दाना दे देंगे, कुछ चावल दे देंगे। आप मेरा ये काम कर दीजिए, आपको हम कुछ दे देंगे। किसने निम्नलिखित कथन दिया? तो इसको, इन सब क्वेश्चन को आपको रटना भी पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसने निम्नलिखित कथन दिया? वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है। साथ ही ये नई वैश्विक असमानताओं स्तरीकरण की ओर ले जाता है। द्वंद्व की बात कर रहे हैं, स्थान से वैश्वीकरण के द्वंद्व की बात कर रहे हैं। ये है गिडिन्स साहब कहते हैं वैश्वीकरण बहुआयामिक प्रक्रिया है जिसमें द्वंद्व होता है। जहाँ ये वैश्वीकरण पहुँचता है, क्योंकि कल्चर टकराएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टकराएगी, तो वैश्वीकरण में द्वंद्व की बात करते हैं एंथनी गिडेंस। ठीक है, इस पर ध्यान आप रखिए। किसकी कीर्ति से कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप में और विशेष रूप से यूएसए में आविर्भाव हुआ? यूएसए में इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट यूएसए में हुआ। किसने कहा? मेयो ने कहा। मेयो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मेयो ने। निम्नलिखित में से कौन वो प्रथम समाजशास्त्री थे जिसने श्वेत वस्त्र अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम इसको कहते हैं, श्वेत वस्त्र अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया? व्हाइट कॉलर क्राइम इसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है सदरलैंड। अब इसको रटना पड़ेगा आपको, इसका कोई इलाज नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम की बात कौन कर रहे हैं? सदरलैंड, श्वेत वस्त्र अपराध। तो फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन करीब 100 में से 30-40 रहते हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। रटा हुआ क्वेश्चन 30-40 सीधे अगर आ गया तो आपके लिए 40 क्वेश्चन तो ऐसे हल हो जाएगा। किस वर्ष स्वापक औषधि और मनस प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? और इसको आपको ये वर्ष पूछा 1950। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा विशेष विवाह अधिनियम कब आया, तलाक अधिनियम कब आया, ये सब आपको रटना है और आगे क्वेश्चन आ जाएंगे। फैक्ट पे आधारित है, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना है। भारत में परंपरा अनिवार्यतया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है। किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा? परंपरा की आधुनिकता, क्वेश्चन, लॉयड आई रुडोल्फ ने कहा। किसने कहा? एल.आई. रुडोल्फ ने कहा परंपरा की आधुनिकता, यानी आधुनिकता जो है परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण प्रक्रिया को धीमा नहीं करता हमारी परंपरा, ये कहा लॉयड आई रुडोल्फ ने, परंपरा की आधुनिकता। तो इसको आपको याद करना है। नीचे 2 कथन है, कथन और कारण देखते हैं। कथन, भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। कारण, वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। देखिए,
ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अधिकतर विकसित राज्य जो है एक दूसरे से सटे हुए तो हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब है, हरियाणा है, और आप चले जाइए कर्नाटक, अब इधर चले जाइए महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो शहरीकृत हों। जैसे पंजाब में गांव में लोग रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कृषक कार्य कर रहे हैं और काफ़ी डेवलप है, तो इससे उस बात का रिलेशन नहीं है। इसलिए पहला तो उत्तर सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। तो आपने इस बात को समझ लिया ना, इसको गौर से कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिंग और भूमि अधिकार, बीना अग्रवाल। लैंगिक असमानता और कानून, फ्लेविया एग्नेस। महिलाएं और नातेदारी, लीला दुबे। तो ये सब इन सब पे इन लोगों ने काम किया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और जो गलत है, महिलाएं और संघर्ष, करुणा चांदना, इसको क्यों याद करना है? बस जो सही है उसको आप याद कर लीजिए। आइए, और कुछ क्वेश्चंस करेंट से ज़रूर आते हैं, महिलाओं से संबंधित और बाल विकास से संबंधित, जो आपको योजना कुरुक्षेत्र या न्यूज़पेपर वगैरह या ध्यान में रखना होगा करेंट पे। मैं आपको बताता जाऊंगा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? अटल मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 में। अटल मिशन अमृत का शुभारंभ 25 जून 2015। अब देखिए, यहाँ पे भी एक कथन और कारण है। कथन, परिस्थितिक निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। ये बात सही है। परिस्थितिक निम्नीकरण यानी इकोसिस्टम सही से नहीं होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। कारण, वनोन्मूलन, बड़े बांधों का निर्माण, अन्य विकासात्मक कार्यकलाप परिस्थितिक निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं। ये इस पे डिपेंड कर रहा है। कई विद्यार्थी ये समझेंगे कि इसका उत्तर ए हो सकता है, लेकिन आम तौर पे इस तरह के क्वेश्चन का उत्तर बी रहता है, क्योंकि सिर्फ इन वजह से, वनों की वजह से और बड़े बांधों के निर्माण की वजह से जो है परिस्थिति की निम्नीकरण नहीं होती। यहाँ पे इस बात को समझिए, केवल यही कारण नहीं है, इसलिए ये व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि अन्य कारण भी है। समझ में आ गई होगी बात? तो केवल इसी कारण को माना जा रहा है, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किसने ये तर्क प्रस्तुत किया कि समानता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होता है? संरचना पे ज़्यादा जोर दिया एनोमी के लिए। एनोमी का मतलब विसमानता, नियम विहीनता। ये आर.के. मर्टन है। जब आप आर.के. मर्टन पढ़ेंगे या सोशल थॉट एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाता है। बहुत अलग अलग पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ये कहूँगा। फिर उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद आप इस प्रीवियस सेट को जो पूर्व में पूछे गए हैं, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये वहाँ भी है, और आर.के. मर्टन को आप पहले सुन लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया? अति निर्धारण, तो अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया अल्थुजर ने। और ए से अति निर्धारण, ए से अल्थुजर साहब, ठीक है, लुइस अल्थुजर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो बुक है और उसके राइटर हैं। इसमें कोई उपाय नहीं है, रटने के सिवा आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, डिसिप्लिन एंड पनिश, राइटिंग एंड डिफरेंस। बहुत बेहतरीन है। तो राइटिंग एंड डिफरेंस दरीदा की बुक है, डी का 1। उसके बाद डिसिप्लिन एंड पनिश
फूको, मिशेल फूको की बुक है जो बहुत मशहूर है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एल्थूजर की बुक है। और द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर जुर्गन हैबरमास की बुक है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज याद करना है, बार बार याद कीजिए और ज़ोर ज़ोर से याद कीजिए। याद तभी होता है जब आप ज़ोर से याद करते हैं, मन में याद नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? अब हर एक साइंटिस्ट के बुक को आपको जरूर याद करना है। ये सारा मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट में एमसीक्यू में दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करें पहले। तो देखिए, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये किताब मिशेल फूको की है, लेकिन क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं है। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी तो है। समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और वैयक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे एजेंसी दे करके आपको क्लियर कर दिया। वैयक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को क्या कहा जाता है? ये संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन, संरचनाकरण कहा जाता है। इसको आप जब एमसीक्यू सोशोलॉजिकल थ्योरीज एमसीक्यू को आप कर लेंगे तो ये और आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे, मतलब लोकल डिस्क्रिप्शन, भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, लोकल पर ज़्यादा फोकस है। पोस्ट मॉडर्निज्म, आधुनिक उत्तर आधुनिकतावादी वास्तविकता के स्थानीय लोकलिज्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट, किस कृति में ये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? किस कृति में ये तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? तो जितने प्रकार के ज्ञान हैं वो सामाजिक रूप से ही रचित गए हैं, वो सोसाइटी ही उसको बनाती है और व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सही उत्तर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने हैं? विधि सम्मत संकट बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन आज से नहीं आ रहा है, मैं आपको ये बताऊं, ये क्वेश्चन नेट में पिछले 10 साल से 15 साल से आ रहा है। हमने 20 साल का प्रैक्टिस किया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो हैबरमास का है कॉन्सेप्ट। हैबरमास ने दिया। अब देखिए, ये सब फैक्ट पे आधारित सवाल है, इसका कोई इलाज नहीं है, रट जाइए। विधि सम्मत संकट किसने कहा? हैबरमास ने। लेजिटिमेशन क्राइसिस, अब हैबरमास कह रहे हैं कि जितने भी पुराने सत्ता थी उनमें क्राइसिस आ रही है। जैसे भारत में ब्राह्मणों की सत्ता, इस तरह से आप ये देखिएगा कि भारत में ब्राह्मणों का लेजिटिमेशन क्राइसिस हुआ, मतलब शक्ति चली जा रही है। सामाजिक संरचना या रचना के अल्थूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं। सामाजिक रचना के अल्थूजर ने 3 मुख्य तत्व बताए हैं। वो 3 मुख्य तत्व कौन है सामाजिक रचना के? बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। तो इकोनॉमी है, पॉलिटी है और विचारधारा है। देखिए, पहला है समाज, राजनीति और विचारधारा। राज आर्थिक और संस्कृति, समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। तो सही उत्तर है अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा, इको पॉलिटिकल। ईपीआई, ईपीआई आप याद करिएगा, ईपी।
वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किस में आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? आदर्श प्रारूप नहीं है। अब देखिए, वेबर का जो मेथोडोलॉजी है वो आइडियल टाइप है, यानी आदर्श प्रारूप है। अब आदर्श प्रारूप में क्या क्या होना चाहिए? मानसिक रचना, एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में विद्यमान। मानसिक रचना, एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती है। बिल्कुल गलत है। वास्तविकता और अनुभविक होना जरूरी है, इसलिए ये गलत है। अवधारणात्मक साधन, अनेक ठोस अलग अलग घटना के संश्लेषण द्वारा विरचित नेत। अब इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट आप देखिएगा तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक होना चाहिए ना, अनसाइंटिफिक तो होना नहीं चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, अनुभविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनएम्पेरिकल नहीं होता साइंस। तो वेबर के अनुसार ये चीज़ गलत है। बी, आइडियल टाइप का वो कैरेक्टर नहीं है। इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए इन बातों को। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? आदर्श प्रारूप के निरूपण, अनुभव शोध करने में सहायक। आदर्श प्रारूप एम्पेरिकल है, शोध करने में सहायक होता है। कारणवाच्य व्याख्या सुकर करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, ये बिल्कुल गलत है। आप एक चीज़ अच्छे से जान लीजिए, किसी भी सामाजिक थ्योरी का मकसद समस्याओं का समाधान नहीं है बल्कि ज्ञान है। समस्या तो नेता हल करेंगे, तो यहाँ आप फंसिएगा नहीं कभी। तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता पहुँचाता है। आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं क्या है? सामाजिक समस्याओं का समाधान। कोई भी वैज्ञानिक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं करता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अगर मिसाइल मैन कहलाए थे, मिसाइल बनाया इसलिए नहीं कि किसी पे हमला किया जाए, बल्कि वो एक ज्ञान दिया। कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान देता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? ये पद्धति उपयोगी है और यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्ण शोध करने में भी सहायक है। इसका प्रकाश इसके अपसारिताएं और सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए अनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। तो वेबर्स के जो आदर्श प्रारूप का असल मकसद क्या है, जो बी वाले में लक्षित हो रहा है, तुलना करना। अब देखिए, यहीं से आप आदर्श प्रारूप के मतलब को भी आप समझ जाइए। आदर्श प्रारूप में मेनली कॉम्पेरेटिव स्टडी किया जाता है। ये पद्धति किसी के द्वारा भी लागू की जा सकती है। क्यों? केवल समाजशास्त्री इस पद्धति परक साधन को लागू कर सकते हैं। ये सब कोई मीनिंगलेस बात हो रही है। तो बी सही उत्तर है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होता है। अल्फ्रेड शुट्स के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है, ठीक है, एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। आत्मनिष्ठ यानी एक सब्जेक्टिव है ये जीव जगत। ठीक है, सब्जेक्टिव है। अल्फ्रेड जीवन जगत कहा जाता है, क्या है? एक आत्मनिष्ठ विषयिक जगत है। ठीक है, इसको भी याद करना है, प्रैक्टिस से आपका क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? जिन प्रतिदिन एथनोमेथोलॉजी करता है, आप एथनोमेथोलॉजी या जा करके आप सोशोलॉजिकल थ्योरीज, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरीज को आप प्रैक्टिस करें, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। दिन प्रतिदिन की समस्याओं को, दिन प्रतिदिन के जीवन को समझता है एथनोमेथोडोलॉजी, निर्जातीय प्रणाली। अब इसमें डायरेक्ट आंसर है, तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम भी बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में। गॉफमैन की कीर्ति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, नाट्यकला, प्रघटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, नव प्रकारवाद। तो इसका सही उत्तर होगा नाट्यकला। वो जो है ड्रामाटर्जी की बात करते हैं, इसका सही उत्तर है ड्रामाटर्जी। ड्रामा, नाट्यकला, ड्रामा के माध्यम से प्रेजेंटेशन करते हैं। हम लोग पूरी जिंदगी ड्रामा करते हैं। हम ऑफिस में जाते हैं, बन ठन के जाते हैं, फिर घर आते हैं, इनफॉर्मल तरीके से रहते हैं।
हम जैसे जैसे ड्रामा होता है वैसे ही हमारी ज़िंदगी में ड्रामा होता है। हमारा दो चेहरा होता है, एक फ्रंट होता है बोलते हैं और एक बैक होता है। हम फ्रंट पे होते हैं और बैक पे होते हैं। बैक में अपने घर में होते हैं, फ्रंट में हम ऑफिस में होते हैं और इस तरह से अपने अपने अंतःक्रिया करते हैं और सीखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण परीक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका है? सहभागी परीक्षण विधि। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अत्यधिक सुपरिचितता किसमें होगी? प्रश्नावली में भी नहीं होगी, साक्षात्कार में भी नहीं होगी, प्रक्षेपण में भी नहीं। सहभागी प्रक्षेपण का मतलब अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होगी। सबसे ज़्यादा सुपरिचित होने के कारण हम अपनी क्या कहते हैं स्टडी का जो इंटेंसिव है उसको हम खो देंगे। तो सही उत्तर यही है, सहभागी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये सोशल रिसर्च से क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन पे आप सोशल रिसर्च में एमसीक्यू है उसको आप प्रैक्टिस करें, पहले वो सब करें फिर उसके बाद ये, मतलब 1 महीना आप पूरा अलग अलग पैटर्न पे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें, देन इसको करें और उसके बाद अलग अलग मेंस की भी वीडियो अलग अलग पॉइंट से सुने। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में परीक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुप्रज्ञता बरकरार रखते हुए शोध को सुकर करता है? कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी के रूप में परीक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुप्रज्ञता बरकरार रखते हुए शोध को करता है? ये व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य सही उत्तर है इसका। प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मात्रात्मक यानी क्वांटी, विषय वस्तु विश्लेषण। मात्रात्मक में विषय वस्तु विश्लेषण किया जाता है, विषय वस्तु विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। किसने जीवन विरित दृष्टिकोण का एक वैभिन्न, जिसे साहित्यिक लोकगाथा कहा जाता है, विकसित किया? साहित्यिक लोकगाथा डॉल्बी स्टॉल हल ने, इसको याद करना है। साहित्यिक लोकगाथा जीवन विरित दृष्टिकोण का एक वैभिन्न साहित्यिक लोकगाथा का विकसित किया डॉल्बी स्टॉल हॉल ने। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? केस स्टडी मेथड। सबसे पहले फ्रेडरिक लिपले ने केस स्टडी मेथड को प्रारंभ किया। सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वैधता, वैलिडिटी, जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है, एक परीक्षण उसका मापन करने की अभिप्रेरित होता है जिसका मापन करने के लिए वो निर्धारित होता है। तो बिल्कुल सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो सही उत्तर है ए और बी, मतलब उसका सत्यता की खोज है असल वैधता। सत्य होने की गुणवत्ता रखता हो, कोई भी चीज़ यूनिवर्सली ट्रुथ हो, यूनिवर्सली फैक्ट को ढूंढने की के प्रति मोटिवेटेड हो। जब वही परीक्षण 2 भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तार्थ विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। यानी इसका मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटेशन, री एक्सपेरिमेंटेशन। जब वही परीक्षण 2 भिन्न भिन्न अवसर पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बार बार परीक्षण पुनर्परीक्षण इज द राइट आंसर। एक केंद्रीय प्रवृत्ति, ये आपको सोशल रिसर्च से है और सेंट्रल टेंडेंसी से है, डेविएशन से है। एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा एक्स अथवा एमडी से विचलनों के वर्गों का योग कहलाता है प्रसरण, वेरिएंस। इसको आपको ज़रूर एक बार देखना है, वहाँ जा कर के सोशल रिसर्च के एमसीक्यू से आपका भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। डेविएंस क्या है, मीन्स, मीडियन, मोड क्या है, इसको आपको समझना है। एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मदें ऊपर और आधी उसके नीचे है। इस मान को क्या कहा जाता है? इस मान को माध्यिका कहा जाता है, मीडियन।
नॉट मीन, मीडियन। आधी मध्य ऊपर है, आधी नीचे है। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरणों में समाज के बारे में प्रकारों सरल, यौगिक, 2 गुने यौगिक और 3 गुने यौगिक को अभी चिन्हित किया है? सिंपल, डबल कॉम्प्लेक्स, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स की चर्चा किसने की है? हर्बर्ट स्पेंसर ने की है। जब आप सोशल थॉट MCQ में जाएंगे तो बहुत इस तरह के क्वेश्चन हैं, अलग अलग आप कर लेंगे तो आपका निश्चित तौर पे नेट होगा। अलग अलग प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस हम आपको एक टारगेट देते हैं, कम से कम 100 बार जरूर करेंगे तो नेट आपका बिल्कुल हो जाएगा। इस काम को करने में आपको कम से कम 3 महीना लगेगा। तो डबल कॉम्प्लेक्स, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स की बात कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न किसके सर्जक हैं? जनरलाइज्ड अदर एंड जनरलाइज्ड अदर की बात करने से कौन क्रिएट हो रहा है? मुझे क्रिएट हो रहा है, मी क्रिएट हो रहा है। मीट कह रहे हैं कि आई जो है मी में बदल जाता है। जनरलाइज्ड अदर, जब हम दूसरों को समझने लगते हैं तब, जब बच्चा छोटा होता है और फिर धीरे धीरे मम्मी को, पापा को, परिवार के सदस्यों को और अन्य समाज के, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट अदर। तो सिग्निफिकेंट अदर परिवार के सदस्यों को, जनरलाइज अदर पूरे समाज के सदस्यों को समझने लगते हैं। इस पे ये भी क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंट अदर, जनरलाइज्ड अदर, किसने दिया है कॉन्सेप्ट? किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? बिल्कुल सही उत्तर है ब्लूमर। देखिए, निर्वचनात्मक प्रक्रिया, कुछ टर्म को आप जरूर याद कीजिए। निर्वचनात्मक प्रक्रिया पर जोर दिया है, उसके बाद अर्थ एवं स्वयं रचना को अनिवार्य माना है। किसने? ब्लूमर ने। ब्लूमर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। जब आप MCQ करेंगे सोशोलॉजिकल थ्योरीज में, ब्लूमर की, ह्यूमन्स की, ब्लूमर की बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक साथ। निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकार से संघर्ष नाम तो यथार्थवादी और अयथार्थवादी यानी रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा की है? कोजर ने। यथार्थवादी और यथार्थवादी संघर्ष, इस बात पर विचार करके, इस तरह के क्वेश्चन को लिख करके भी याद कीजिए अभी से। इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने ये अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू की बात डेहरेनडॉर्फ करते हैं, ध्यान रहे। कार्ल मार्क्स कहते हैं सिर्फ संघर्ष की बात करते हैं, कोजर कहते हैं संघर्ष के फायदे की बात, GS मिल भी संघर्ष के फंक्शन की बात करते हैं। अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सोपानों का एक शोध परियोजना का संचालन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? एक शोध को संचालन करने में कौन सा क्रम सही है? तो परिकल्पना का निर्माण, साहित्य एवं धारणाओं की समीक्षा, समस्या की पहचान, संकल्प। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए, समस्या की पहचान सबसे जरूरी है। पहले विषय वस्तु तो जानेंगे, किस पे अध्ययन करेंगे आप, उसके बाद समस्या से संबंधित साहित्य पढ़ेंगे, क्या क्या है, पहले लोगों ने क्या अध्ययन किया, अवधारणा जानेंगे। उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसके बाद निष्कर्ष और सामान्यीकरण। तो सबसे पहले समस्या और सबसे बाद में निष्कर्ष। तो 3 पहले 4 बाद में, तो 3 पहले 4 बाद में एक ही है, C ऑप्शन। इसको किताब में लिख भी सकते हैं कॉपी में। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों का सही क्रम है? तो सही क्रम ये दिया किसने था? आपको पता है, ये बात अगस्ट कॉम्ट ने कहा था। तो सबसे पहले गणित और उसके बाद फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी। ये बिल्कुल सही क्रम है, क्योंकि सबसे पहले मैथमेटिक्स, हालांकि उसके बाद वो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी और समाजशास्त्र। लेकिन कुछ विज्ञान को यहाँ से हटा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है B। वैसे आप सारे याद कर लेंगे जो मैंने बताया है।
किसका ये मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता? बहुत बेहतरीन सवाल है ये मानना है वेबर का। वेबर साहब अंडरस्टैंडिंग पे जोर देते हैं, वेबर साहब आइडियल टाइप पे जोर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वेबर सब्जेक्टिव स्टडी की बात करते हैं। वेबर साहब कहते हैं व्यक्तिक अध्ययन पे। वेबर साहब कहते हैं कि हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्तियों का, इसमें मूल्य तो रहेगा ही। तो वो वेबर साहब हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रक्रिया प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है? दी गई सरलता के स्कंध वस्त्र टिपेट संख्याओं द्वारा चयनित निदर्श टिपेट संख्याओं द्वारा प्रायिकता निदर्शन के रूप में जानी जाती है, टिपेट के द्वारा। ये बहुत बेहतरीन है। ये भी रिसर्च से आया है क्वेश्चन। रिसर्च वाले एमसीक्यू को आप कर लेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर होगा। किसने अफ्रीकी जनजातियों चुकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया? अफ्रीकी जनजाति चुकटा और ओमाहा, तो इसका अध्ययन डायरेक्ट अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन ने किया, चुकटा और ओमाहा। निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? मिथक की संरचना सी लेवियस्ट्रॉस मिथक की संरचना की बात करते हैं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है? विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, उच्च श्रेणी की और सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दमनकारी कानून नहीं आएगा, घनत्व बढ़ेगा तो प्रतिकारी कानून आएगा, क्षतिपूर्ति का कानून आएगा, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। उस श्रेणी के अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व ये भी गलत है। यहाँ पे अल्प नैतिक नहीं, उच्च नैतिक घनत्व आएगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नैतिक घनत्व बढ़ेगा। यहाँ पे क्षतिपूर्ति कानून आएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टिट्यूटिव लॉ। देखिए, रेप्रेसिव लॉ से रेस्टिट्यूटिव लॉ की तरफ जा रहा है सोसाइटी। सामूहिक चेतना की कमी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। आप इमाइल दरखाइन को अच्छे से पढ़िए, वीडियो अवेलेबल है, उसको आप सुनिए। निम्नलिखित में से किसने ये तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं हैं? कार्यकरण के लिए यानी फंक्शन के लिए अपरिहार्य नहीं है। सभी तरह का ये तर्क किसने दिया? किसी ने ये भी कहा, मतलब मार्टिन ने ये भी कहा कि डिसफंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ यूनिट जो है नॉन फंक्शन हो सकती है। तो ये बात वहाँ इशारा कर रही है। ये चीज़ें क्वेश्चन पकड़ने के लिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ, अलग अलग शुरू कर दीजिए MCQ और 100 बार का टारगेट रखिए, तभी आप क्वेश्चन पकड़ पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत बारीक अंदाज में क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? अब ये संरचना और प्रकार की श्रृंखला उप प्रणाली किसने बनाया? फंक्शन के बारे में एजिल बनाया, AGIL। और स्ट्रक्चर की भी बात की कि नॉर्म से, वैल्यू से, स्टेटस और रोल से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये बात करते हैं टॉलकट पार्सन्स, एजिल मॉडल। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया? तो देखिए, प्रकार्यात्मक बात तो विल्बर्ट ई मूर ने किया, लेकिन प्रकार्यात्मक के साथ बोल रहा है संघर्षात्मक के सिद्धांत सामंजस्य स्थापित किसने किया? जी लेंस्की ने। इसको आपको याद करना है, जी लेंस्की। निम्नलिखित में से किसका ये मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यायात्मक के बीच आगे पीछे करता है? ये बात किसने कहा?
सोरोकिन ने कहा। सोरोकिन संस्कृति के दो रूप बताते हैं। ये आप कल्चर वाले टॉपिक को आप एक बार सुन लें। देखिए, अलग अलग सुनना, अलग अलग पढ़ना ही पड़ेगा, तब जा कर के आपका कॉन्सेप्ट, तब जा कर के आपको प्रैक्टिस करना है 100 बार। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और ये वही किताब वाली बात आ गई, बुक है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है, स्ट्रक्चरल, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लेखक कौन है? सी लेवी स्ट्रॉस। आप जानते हैं लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चर पे काम किया है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नेडल, ये भी स्ट्रक्चर पे बात किया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बहुत बेहतरीन सवाल है। रेडक्लिफ ब्राउन, प्रिमिटिव सोसाइटी पे इन्होंने ही काम किया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, बहुत आसान है, डी का 2, आर के मर्टन। तो आप देखिए, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आपको हो गया आर के मर्टन, इसको आप लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? परसंस्कृतिकरण, समंजन, संस्कृति ग्रहण, लामबंदी। सही उत्तर है संस्कृति ग्रहण। संस्कृति ग्रहण में हम संस्कृति सीखते हैं, और समाजीकरण में भी तो संस्कृति सीखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर संस्कृति ग्रहण, कल्चरलाइजेशन आप कह सकते हैं, समाजीकरण के समतुल्य है, इसको याद कर लीजिए। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यह वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्या, बाल्यावस्था को जोड़ दिया तो प्राथमिक समाजीकरण हुआ, क्योंकि समाजीकरण 2 तरह के, प्राथमिक और द्वितीयक, और उसके बाद तो बाल्यावस्था है, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान जरूर रखना है। निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बहुत बेहतरीन सवाल है, डेहरेनडॉर्फ। अब एक बात अच्छे से आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपका जब आप एमसीक्यू करते हैं वहीं पे आपका क्लियर मैं करता हूँ। देखिए, कार्ल मार्क्स और डेहरेनडॉर्फ में यही फ़र्क है। कार्ल मार्क्स समाज में 2 वर्ग की बात करते हैं, सर्वहारा और आप कह सकते हैं पूंजीपति और पूंजी विहीन, यानी एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। सिर्फ 2 वर्ग की बात मार्क्स मानते हैं, मार्क्सवादी मानते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग, उसके बीच में बिचौलिए की भी बात करते हैं डेहरेनडॉर्फ। डेहरेनडॉर्फ बिचौलिए की बात करते हैं और कहते हैं कि ये बिचौलिए जो है ना, आपस में लड़ने नहीं देंगे, लड़ाई के लिए समझौता कर देते हैं ये अक्सर। जैसे मान लिया मालिक और नौकर के बीच जब भी लड़ाई होती है तो बीच में कुछ आ जाएंगे और वो समझौता कर देंगे, ऐसी बात डेहरेनडॉर्फ करते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स 2 वर्गों की बात सिर्फ करते हैं। किसने सामाजिक गतिशीलता को 2 तरीकों, सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कौन करते हैं? सोरोकिन, इसको याद करना है। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है, उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता। समस्तरीय नहीं है, विषम स्तरीय है और नीचे की तरफ गतिशीलता हो रही है। कि देखिए, उसके पिता पुलिस निरीक्षक थे और दादा न्यायाधीश थे, धीरे धीरे घट रहा है पोस्ट। तो विषम स्तरीय अधोमुखी गतिशीलता, नीचे की तरफ। आप कई बार जो है ना पोस्ट नीचे आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस है और उसका डिमोशन हो गया, वो नीचे आ गया तो वो अधोमुख हो गया। ऊपरोमुख हो गया, यानी वर्टिकल मोबिलिटी कब होगा? जब मान लिया कोई सिंपल साधारण पुलिस वाला एसपी बन गया, आईएएस क्वालिफाई कर गया कोई क्लर्क, दैट इज
वर्टिकल मोबिलिटी। समूह के एक संयोज, द्विसंयोज और तिर्क में वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएगा। सिमेल, जॉर्ज सिमेल ने डायड ट्रायड की चर्चा की है। डायड और ट्रायड, ठीक है, मोनैड, डायड और ट्रायड की चर्चा सिमेल ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, देखिए इसको भी आपको याद करना है। समनर ने इन ग्रुप आउट ग्रुप की चर्चा की, और मीड ने महत्वपूर्ण अंग, जो अभी हमने आपको कहा, जनरलाइज्ड अदर एंड विशेषीकृत अंग यानी महत्वपूर्ण अंग, और कूले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात की। गिडिंस ने समस्तरीय विषमस्तरीय समूह की बात कोई, ये गलत है, बिल्कुल ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है। किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? किसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह के रूप में परिभाषित किया है? शुमोलर ने, जी शुमोलर। प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होती है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रेफरेंस बिहेवियर। जब किसी को रेफरेंस मानते हैं कि आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस के जैसा आप व्यवहार करने लगते हैं। जब आपको टीचर बनना है, रेफरेंस हो गया, और टीचर को आप रेफरेंस मानते हैं तो टीचर जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जब आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो क्रिकेटर जैसा व्यवहार करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड ड्यू टू रेफरेंस बिहेवियर। कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वो ये है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा? आर.एच. लेवी ने कहा। अब इस तरह के देखिए, एक बात, इस तरह के प्रश्न जो डिफिनेशन से है, जितना हो सके आप याद कर लीजिए, नहीं हो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए डिफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आप मान लीजिए 100 में 50-55 आप करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपके पास 25 क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी तो मिलता है। तो कम से कम फैक्ट वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे कमांड हासिल कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे 1-2 छूट भी जाते हैं तो छूटने की संभावना तो 25 दी गई है, 55 में तो क्वालिफाई हो रहे हैं, 52-53 में, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टेंशन लेना है फैक्ट पे और कॉन्सेप्ट पे। चलिए, विश्वासों और मूल्यों का वो समुच्चय क्या कहलाता है? विश्वासों और मूल्यों का वो समुच्चय क्या कहलाता है? जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। समाज के, देखिए, समाज के एक समुच्चय को अस्वीकृत देखिए, विश्वास और मूल्यों का वो समुच्चय क्या कहलाता है? जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करता है, उसके विरोध करता है और वैकल्पिक व्यवस्था की बात करता है। तो विरोध की बात हो रही है, तो इसलिए ये काउंटर कल्चर है, काउंटर कल्चर, कॉन्ट्रा कल्चर, प्रति संस्कृति, उप संस्कृति नहीं है। उप संस्कृति कहते हैं सब कल्चर को। ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो इस पर विरोध पे फोकस कीजिए। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वो उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? ये हो गया मल्टीपल ऑफ स्टेटस। क्या हुआ? बहुत सारे स्टेटस हैं, मल्टीपल्स ऑफ स्टेटस, क्योंकि एक ही व्यक्ति के मल्टीपल ऑफ स्टेटस की बात हो रही है। भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भूमिका द्वंद्व, रोल कॉन्फ्लिक्ट के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर टॉलकट पार्सन्स है। वैसे इसका सही उत्तर टॉलकट पार्सन्स है। संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन टॉलकट पार्सन्स ने किया। आर के मर्टन गलत उत्तर है।
आर के मर्टन ने भूमिका द्वंद्व पे नहीं, आर के मर्टन ने रिलेटिव डिप्राइवेशन पे काम किया, इसलिए इसका सही उत्तर। ये किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है, भूमिकाओं के आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। एसएफ नेडल। किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के आंतरिक संरचनाओं से बनती, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स पे फोकस किसने किया? ये क्वेश्चन खूब ये 20 साल से आ रहा है। एसएफ नेडल ने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं के व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया। रोल सीक्वेंस, आर के मर्टन। ये सही उत्तर है। तो ये रहा, इसको और कंटिन्यू हम करेंगे और समझ करके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप डिफरेंट अलग अलग टॉपिक को, एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूरी है और कंटिन्यू इसी से आपकी क्यूरियसिटी बढ़ेगी। और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है तो आप मान के चलिए कि आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, तभी आपका नेट हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, एग्जैक्टली आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।